दुनिया में सेहत से बढ़कर कोई नेमत और दौलत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। दुनिया की सारी खुशी और सारी आशाइश उसी के दम से हैं। एक सेहतमंद इंसान ही एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकता है। पढ़ाई, खेलकूद और दीगर कामों में सरखरवाई हासिल कर सकता है। तंदुरुस्त इंसान ही घरेलू और समाजी जिम्मेदारी उठा सकता है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और हर वो चीज़ जिससे सेहत मुतासिर हो उसे परहेज़ करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए सेहतमंद और साफ़ सुथरी ग़ज़ा का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। बाहर के खाने से हत्तल अमकान बचना चाहिए। बाहर का खाना सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है और उससे हाजमा भी ख़राब होता है। फ़ास्ट फूड और जंक फूड बज़ाहिर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। अगर अच्छी सेहत चाहिए तो उन चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। घर, ऑफिस, स्कूल और ऊपर जगह घर के बने हुए खाने को ही तरजीह दें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप चाक व चंद रहे। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है, इसलिए सेहत से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आलात की वजह से हमारे रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होता है और हो रहे हैं। ज़रूरत के वक्त ही मोबाइल, लैपटॉप या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करें। रात में जल्द सोने की कोशिश करें ताकि सुबह को आप जल्द बेदार हो सकें। जब नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आप ताज़ा दम नहीं रहेंगे। सुबह उठकर हल्की फुल्की कसरत को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें। शाम के वक्त दोस्तों के साथ मैदान में कोई खेल ज़रूर खेलें, उससे आप फिट रहेंगे और फिर पढ़ाई के वक्त आप सुस्त महसूस नहीं करेंगे। अभी आप छोटे हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों के वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए अपने वालिदीन और बड़ों की बातों पर अमल करें और वह जिन चीज़ों के खाने या करने से रोकें तो बग़ैर किसी हुज्जत और बस उनकी बात को माने, इसलिए कि वो आपकी बेहतरी और आपकी सेहत को लेकर फ़िक्रमंद है। इसीलिए वो आपको गलत चीज़ों से करने से रोकते हैं और नुकसान देने वाली चीज़ों से के इस्तेमाल पर टोकते हैं। 21वीं सदी है और इस सदी में जिस तरह रफ्तार से तरक्की हो रही है और हर मैदान में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, वो वाकई खुशकिन हैं। लेकिन उसी के साथ ही नई नई बीमारियां भी हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं। जब तक हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो बीमारियों के का कैसे मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए अपनी सेहत और अपने इस आसपास साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। गली महल्ले और सफाई अपने बड़ों की मदद करें। आप मुल्क व कौम का मुस्तकबिल हैं। आप सेहतमंद रहेंगे जिन्हें हमारे मुल्क सेहतमंद रहेगा। दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं और मरते हैं। कुछ लोगों की मौत का गम सारी दुनिया को होता है तो कुछ लोगों की मौत का एहसास किसी को भी नहीं होता। हालांकि ज़िंदगी एक बड़ी ही कीमती और अनमोल चीज़ है। ज़िंदगी नाम ही है रोशनी का, हरारत का, काम का, जोश अमल का। फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी जो ज़िंदा हो रहा वो मर जाए तो उसकी कमी का किसी को एहसास ना हो? हाँ, ये मुमकिन है। अमूमन इंसान दो तरह के होते हैं। एक वो जो दूसरों के सहारे जीते हैं और दूसरे वो जो दूसरों का सहारा बनते हैं। एक इंसान अपनी ज़ात से रोशनी का मीनार होता है तो बहुत सारे इंसान अक्ल व फ़हम और आँख रख कर भी अंधे होते हैं। वो दूसरों की रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र करते हैं, जबकि दोनों इंसान ही होते हैं। आपने अक्सर समाज में देखा होगा कि कुछ लोग फिल्मों के आशिक होते हैं तो कुछ लोग खेल के, कुछ लोग शायरों और फ़नकारों के परस्ताज होते हैं तो कुछ लोग साइंसी इजादात और साइंसी दानों हैं। ज़ाहिर है कि हम ऐसे लोगों को बुरा कहने की जराअत नहीं कर सकते कि ऐसे ही लोगों की तादाद ज़्यादा है। मगर ज़रा गौर कीजिए कि ज़्यादा हम आदमी फिल्म का कीड़ा है।
या वो जो फिल्म एक्टर जान देता है। ज़्यादा अहम और बड़ा आदमी शायर व अदीब या किसी खेल का खिलाड़ी है, या वो जो उन लोगों पर अपनी जान लुटा देते हैं बात करता है। जाहिर है कि ज़्यादा बड़ा आदमी वही है जो भीड़ में अपना रास्ता आप बनाता है और फिर उस पर चलकर अपनी मंजिल मकसद तक पहुंच जाता है। जब वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है तो फिर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जो होता जाता है। तारीकी की बनिस्बत रोशनी पर जान देनदार बज़ात खुद एक मोहतरम फ़ेल है, मगर ये इतना मोहतरम नहीं जितना मोहतरम खुद को रोशनी में बदल लेना है। ये अच्छी बात है कि हम किसी नेक इंसान की तरह फ़िदा रही करते हैं, मगर ये उससे भी अच्छी बात है कि हम खुद नेक बन जाएं। आप में से तकरीबन तमाम लोगों को किसी न किसी इनामी तकरीब या जलसे जुलूस में शामिल होने का मौका ज़रूर मिला होगा, और अक्सर आपने दूसरों के बेहतर काम पर तालियां भी बजाई होगी और दाद के नारे भी बुलंद किए होंगे। क्या ठीक इस वक्त आपके दिल में यह ख्याल आया कि काश मैं भी कोई ऐसा नुमायां काम करता, या ये कि इंशाअल्लाह मैं भी कोई ऐसा काम ज़रूर करूँगा कि सारे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं? अगर हमारे अंदर इस तरह का जज्बा पैदा होता है, अगर हमारे अंदर रश्क का मादा जोश मारता है, तो यकीनन ये एक अहम जज्बा है। उसकी कदर ज़रूरी जाती चाहिए कि यही जज्बा है जो बुझे हुए इंसान को रोशन कर देता है, उसके अंदर जोश अमल की चिंगारी सलगा देता है, उसकी खुफिया सलाहियतों को बेदार कर देता है और वो दूसरों पर तकिया करने के बजाय दूसरों का तकिया बनने के काबिल बन जाता है। भीड़ भरी सड़क पर जब किसी अंधे को हाथ पकड़कर कोई आदमी सड़क पार कर देता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं। खुद अंधा आदमी दिल से उसका ममनू होता है। दरअसल उसी का नाम ज़िंदगी है। लेकिन अगर अंधा अपने अंधेपन पर काने होता है और सोचता है कि चलो अंधे हुए तो क्या हुआ, यहाँ हाथ पकड़कर चलाने वालों की कोई कमी नहीं है, तो ये ज़िंदगी से इनकार करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल यही बात खिलाड़ियों पर मरने वाले शायर व अदीब के लिए जान लुटाने वालों पर लागू होती है। इस तरह वाज़ेह हो जाता है कि वो लोग जिनकी मेहनत, इल्मियत, काबिलियत, कुर्बानी और ईसार हमारी ज़िंदगी को राहत फ़ज़ा बनाती है, उनके मुतालिक ममनूइयत का इजहार बेहतरीन अमल है। मगर उससे भी बेहतर चीज़ ये है कि हम उनके शरीक कार बन जाएं, यानी महज रोशनी पर जान देने की हद तक ही महदूद ना रहें, बल्कि सरपाए रोशनी बनने की कोशिश करें। महज अपनी जगह बैठे सिर्द धोने के से कुछ नहीं होने वाला है कि ज़िंदगी नाम ही है रोशनी का, जराअत का, हरकत का, जहद मुसलसल का और अमल पैहम का। यही फ़र्क है एक मामूली पतंगे और जुगनू में। कुछ ऐसे ही हालात मक्खी की हैं। एक मक्खी वो है जो गंदगी पर बैठती हैं और गंदगी फैलाती हैं, जबकि एक मक्खी वो भी होती है जो फूलों पर बैठती है और उसका रश परश कर इंसानों को शहद फराहम करती है। जाहिर है कि दोनों मक्खी ही हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, दो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। आपने अब से 70 साल पहले बनी फिल्म जागृति का ये गाना तो सुना होगा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यही नहीं बल्कि उसमें एक और ख़ूबसूरत गाना था,
हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह फ़िल्म बच्चों के किरदार पर बनी थी और इसमें मुल्क की अजीम शख्सियत को रोल मॉडल या नमूना बनाकर पेश किया गया था। हम सब जानते हैं कि साबरमती का लाल महात्मा गांधी को कहा जाता है। हमारे मुल्क की तारीख़ ऐसी अजीम हस्तियों की सवाने से भरी होती है जिन्होंने अपने कारनामों से शहरत हासिल की और आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचकर तारीख़ के सफ़हात पर अपना नाम सुनहरे हरफों में लिखवाया। मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक नहीं बल्कि लातादाद लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिनमें बहादुर शाह ज़फ़र, रानी लक्ष्मीबाई, अशफ़ाक़ुल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी अली बरदरान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हज़ारों उलमा और लाखों आज़ादी के मुतावाले शामिल थे। यूँ तो हर शख्स की कुर्बानी अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन गांधी जी को इसलिए ख़ास तौर से याद किया जाता है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अदम तशद्दुद यानी बिना हथियारों के लड़ाई। बहुत सी वजूहात के साथ ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि गांधी जी को महात्मा यानी महा आत्मा का लक़ब देने की। अब जानते हैं महान आत्मा किस अजीम रूहानी शख्सियत को कहते हैं। कहा जाता है उन्हें सिर्फ सियासत की वजह से महान नहीं किया गया था, बल्कि वो एक समाजी रहनुमा होने के साथ साथ एक माहिर तालीम थे। उन्होंने ना सिर्फ तालीम का फ़लसफ़ा पेश किया बल्कि हिंदुस्तान को एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम दिया। आपने जिस बुनियादी तालीम के तहत तालीम हासिल की है या कर रहे हैं वो गांधी जी की ही देन है। गांधी जी ने नई तालीम के निज़ाम को पेश किया। दरअसल गांधी जी अंग्रेज़ों की तालीम से बहुत नालाल थे। वो समझते थे कि अंग्रेज़ों की तालीम हमें ग़ुलाम बना रही है। हम उससे इतना ही सीखें कि जितना अंग्रेज़ अपना काम चलाने के लिए चाहते हैं। उनकी बताई हुई तालीम से हम उनके काम करने वालों नौकर बन जाए। दूसरे, उनकी तालीम अमीरों और दौलतमंदों के लिए है। वो कहते थे कि इसीलिए मैंने ये निज़ाम पेश करने की जुर्अत की है कि तालीम को खुद कफील होना चाहिए। तालीम से मेरा मतलब है बच्चे और इंसान की तमाम जिस्मानी, दिमागी और रूहानी क़ुव्वतों को भरपूर नशो-नमा। क्या आपको मालूम है कि गांधी जी ने अपनी इस तालीम को नई तालीम का नाम देना था, जिसे हम बुनियादी तालीमी निज़ाम के नाम से जानते हैं। या आपको ये भी बता दें कि 2020 की नई तालीमी पॉलिसी गांधी जी की ही नई तालीम पर मुबनी है। गांधी जी जब अंग्रेज़ों के तालीमी निज़ाम से परेशान हो गए थे, उन्होंने 1937 में महाराष्ट्र के शहरों धाव में कांग्रेस के कन्वेंशन में नई तालीम का खाका पेश किया। गांधी जी चाहते थे हिंदुस्तान का हर बच्चा खुद कफील हो और मुल्क की तरक्की में उसका भी हिस्सा हो, और इसलिए तालीम किसी गैर मुल्की या गैर इलाक़ाई ज़ुबान में ना देकर मादरी और इलाक़ाई ज़ुबान में दी जाए। यही नहीं बल्कि बुनियादी तालीम हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो और वो तालीम मुफ्त दी जाए। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी की नई तालीम कैसी थी? गांधी जी ने कहा था कि ख़वानदगी अपने आप में कोई तालीम नहीं है। ख़वानदगी ना तो तालीम की इंतहा है और ना ही इब्तिदा है। इसलिए मैं बच्चे की तालीम का आगाज़ उसे एक कारआमद दस्तकार सिखा कर करूँगा और उसे उस काबिल बनाऊँगा कि सीखने के अमल के साथ ही पैदावार का अमल भी शुरू हो जाए। इस तरह हर स्कूल को खुद कफील बनाया जा सकता है। हमें यहाँ ख़वानदगी और तालीम के फ़र्क को समझना होगा। दरअसल ख़वानदगी का मफ़हूम है कि कोई भी बच्चा या शख्स ज़ुबान पढ़ सकता है, लिख सकता हो और बुनियादी हिसाब जानता हो, जिससे वो ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा कर सके। जबकि तालीम का मफ़हूम बहुत वसी है। सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना तालीम नहीं कहलाता है, बल्कि तालीम समाज में रहने का हुनर, समाज के साथ बाहिमी ताल्लुकात, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और रूहानियात की कदर करना,
اخلاقی قدروں کو سمجھنا، مختلف امور میں مہارت حاصل کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، اپنے حقوق کے مطلبے کے ساتھ ساتھ سماج، ملک و قوم کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، خلوص اور محنت اور محبت کے ساتھ پیش آنا، آئینی پابندیوں کا خیال رکھنا، بھائی چارے کو فروغ دینا، ملک کی سالمیات اور اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی شخصیت کی قدر کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اپنی نئی تعلیم میں گاندھی جی نے کئی باتوں کو اولویت اور اہمیت دی۔ سب سے پہلی بات جس پر گاندھی جی نے زور دیا تھا وہ مادری زبان تھی۔ ان کے مطابق ہر بچے کی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچہ جتنی خوبصورتی اور اہتمام کے ساتھ اپنی بات اپنی مادری زبان میں کہہ سکتا ہے، کسی اور زبان میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مادری زبان وہ زبان ہے جو آپ کی اور ہماری درمیان عامیہ بولتی ہے، کیونکہ ہم اپنی مادری زبان بچپن یعنی ماں کے گود سے ہی بولتے ہیں۔ اپنی مادری زبان بولتے بولتے ہمیں اپنی مادری زبان میں اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اور ہم اپنی بات کو مادری زبان میں بہتر ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی ہی نہیں بلکہ بہت سے تعلیم اور نفسیات کا علم رکھنے والوں نے ابتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان کو ہی بہترین وسیلہ بتایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مادری زبان بچے کی سماجی ادراکی، علم، آگاہی، شعور کی نفسیاتی صلاحیتوں، تہذیب و شخصیت کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسری اہم بات تعلیم کے سلسلے میں گاندھی جی نے کہی وہ دستکاری کے ذریعے تعلیم دینا ہے۔ انہوں نے دستکاری میں باغبانی و شوکت کاری، چمڑے کا کام، چکنی مٹی کا کام، بانس کی دستکاری، چرخہ کتابی اور بنائی کا کام، مٹی کے برتن بنانے کا کام، کشیدہ کاری، بڑھائی کا کام وغیرہ کو اہمیت دی۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم دستکاری پر مرکوز ہونا چاہیے۔ ان کی خاص وجہ تھی کہ طالب علم پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی بھی دستکاری میں ماہرانہ صلاحیت حاصل کر لے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے، اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ جب بچہ تعلیم مکمل کر کے باہر نکلے گا تو کسی پر بوجھ نہیں بنے گا اور اس کے سیکھے ہوئے مختلف ہنر اور دستکاری ملک کی معاشیات میں معاون ثابت ہوں گے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ طالب علم کو صرف ایک ہی ہنر نہیں سیکھنا چاہیے بلکہ اسے اس کی دلچسپی کے مطابق بہت سارے ہنر آنا چاہیے، اور اس کی پوری ذمہ داری اساتذہ اور اسکول پر عائد ہوتی ہے۔ مختلف ہنر سے مطلب یہ ہے کہ جہاں طالب علم چمڑے کا کام، کتابی بنائی کا کام سیکھ رہے ہیں، وہیں اسے موسیقی، یوگا، شجر کاری وغیرہ بھی سیکھنا چاہیے، لیکن تمام ہنر اس کی دلچسپی کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، گاندھی جی نے خود سے کام کر کے سیکھنے پر بہت زور دیتا۔ وہ صرف لیکچر دینے کے خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خود سے کر کے سیکھنے سے طالب علم کا کام کی اہمیت کو سمجھے گا، اسے یہ احساس ہوگا کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ خود سے سیکھنے کے ذریعے بچہ دل، دماغ اور ہاتھوں کے درمیان رابط پیدا کرنا سیکھے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمارے ہاتھوں کا رابط ہمارے دل و دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی وہ کام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے درس کتاب سے ہٹ کر تعلیم پر زور دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درس کتاب کو اہمیت نہیں دی، بلکہ درس کتاب سے ہٹ کر اخلاقی قدروں، سماج خدمت پر بھی زور دیا۔ یہاں سماج خدمت سے مطلب ہے کہ بچہ جس محلے یا علاقے میں رہتا ہے وہاں وہ اس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ سماجی تعلقات پیدا کرے۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ طالب علم کو اتنا حساس بنائیں کہ وہ اس کے محلے میں رہنے والے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھ سکیں۔ گاندھی جی نے کسی بھی بات کو صرف کہا ہی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ تجربے کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے افریقہ کے قیام کے درمیان
बरादरी रहाइश के लिए 2 आश्रम कायम किए, एक डरबन में फेनिक्स सेटलमेंट और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 से 1913 तक चलता रहा। अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आकर गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचराब इलाके में 25 मई 1915 को आश्रम कायम किया। बाद में 17 जून 1917 को ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे कायम किया गया और उस तरह ये आश्रम साबरमती आश्रम के नाम से मशहूर हो गया। दरअसल उन आश्रमों को कायम करने का मतलब था सच्चाई को तलाश करना, अदम तशद्दुद के ज़रिए आज़ादी की लड़ाई लड़ना और सत्याग्रह के असल मानी को अमल तौर पर समझाना। उन आश्रमों के ज़रिए गांधी जी ने लोगों को समाज के मसाइल और उनके हल के बारे में समझाने की कोशिश की। उससे वो ये भी बताना चाहते थे हर बच्चे को कम्युनिटी में रहकर उसके मसाइल से रोशनास होना चाहिए और उसमें उन मसाइल को हल तलाश करने की सलाहियत और समाज की खिदमत करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। अगर हम गांधी जी की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हैरत होती है कि 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, जिसकी वजह से उनकी तालीम पर असर पड़ा। शादी के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। 1 साल तक उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन 1 साल के बाद जब उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने अपना तालीमी निज़ाम दुनिया के सामने पेश किया। यह हम जानते हैं कि एक अजीम रहनुमा थे वो, जिनकी आवाज़ पर हिंदुस्तानी मरने और मारने पर तैयार हो जाते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि बचपन में वो बहुत शर्मीले थे। वह ख़ुद लिखते हैं कि मैं बचपन में हमेशा शर्माया रहता था और लोग से बचता रहता था। मेरी किताब में मेरी साथी थी। ठीक घंटी के वक्त स्कूल पहुंचता, स्कूल ख़त्म होती घर घूमता, घर भागना मेरी रोज़ना की आदत थी। है ना ताज्जुब की बात, ऐसा बच्चा जो लोगों से हमेशा दूर रहता था, बड़ा होकर हर दिल अजीज़ रहनुमा बना। अब अगर हम हिंदुस्तान की नई तालीमी पॉलिसी 2020 पर नज़र डालें तो उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों यानी मादरी ज़ुबानों के ज़रिए तालीम पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साथ कारोबार और तिजारत पर ज़ोर दिया गया। इसी तरह कम्युनिटी में रहकर मुख्तलिफ़ पेशों के जड़े हुए लोगों के साथ वक्त गुजारने की बात कही गई। स्कूल और समाज के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को भी अहमियत दी गई है। गर्ज ये कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी की नई तालीम की आज भी उतनी ही अहमियत है जितनी कल थी। उसका सबसे बड़ा सबूत हमारी 2020 की नई तालीमी पॉलिसी है। बापू ने कहा, मेरा नाम मोहनदास, वालिद का नाम करमचंद गांधी था। मेरी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 में सूबा गुजरात के कठियावाड़ ज़िला पोरबंदर नामी मकाम पर हुई, जिसे सरमापुरी भी कहते हैं। भाइयों, मैं सबसे छोटा था। घर वाले मोहानिया कहकर पुकारा करते थे। मैं अपने वालिद से बहुत डरता था, मगर वालिदा से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी वालिदा बड़ी नेक और मजहबी ख्याल की थी। वो वक्त को पहुंचाने वाली होशियार और बड़ा समझदार खातून थी। अपनी रियासत से मुताल्लिक मालूमात खूब रखती थी। इसलिए राजकोट दरबार के महल की रानियों में मेरी वालिदा अक्लमंद समझी जाती थी। बचपन में वालिदा के साथ मैं भी राजकोट दरबार में जाया करता था। मेरे वालिद एक सच्चे इंसान थे। स्कूल की तालीम नहीं थी, तालीम सिर्फ तजर्बे से हासिल की थी। दलीरा और अच्छे मुनसिफ थे, लालची ना थे। रिश्वत से हमेशा दूर भागते थे, क्योंकि दौलत जमा करने का उन्हें शौक़ ना था।
वो राजकोट दरबार में दीवान थे और राज के बड़े वफादार थे। बचपन पोरबंदर में गुजरा। 5 बरस की उम्र में पाठशाले में पढ़ने बिठा दिया गया। पहाड़ी याद करने में खासी मुश्किल होती। स्कूल की ज़िंदगी की तफसीलात तो याद नहीं, हाँ इतना ज़रूर याद है कि दूसरे लड़कों के साथ मिलकर मैं भी उस्ताद को बुरा भला कहता। बस यही खराफात सीखने के अलावा और कुछ नहीं सीखा। इस वक्त मेरे उम्र तकरीबन 7 साल की रही होगी जब मेरे वालिद पोरबंदर छोड़कर राजस्थानी अदालत के मेंबर की हैसियत से राजकोट चले गए। राजकोट से के देहाती पाठशाले में मुझे दाखिल करा दिया गया। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ याद नहीं, हाँ इतना ज़रूर याद है कि मेरा शर्मीला था, मैं अलग थलग रहता था, मेहनत से पढ़ता था, सिर्फ किताबें मेरी साथी थी। रोज़ाना ठीक वक्त पर स्कूल पहुंच जाता। अगर सुबह को नाश्ता तैयार ना होता था तो बासी रोटी खाकर स्कूल चला जाता था और स्कूल देर से ना पहुंचूं, छुट्टी होते ही फ़ौरन घर भाग आता। घर भागने की एक वजह ये भी थी कि मैं किसी से बातचीत ना कर पाता था, इसलिए मैं डरता था कि कहीं लड़के मेरा मजाक ना उड़ाएं। हमारे घर के बाहर एक महतर का लड़का काम करता था। एक दिन मैंने उसको छू लिया तो माँ नाराज़ हो गई और कहा, जाओ और भी नहाओ। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर मैं या मेरे भाई किसी भी महतर या चमार के लड़के को छू लें तो उसमें कौन सी नापाकी है। महतर और चमार भी हमारे तरह आदमी हैं। इसलिए जब मैं बड़ा हो गया तो महतरों और चमारों के हक़ के लिए हमेशा लड़ता रहा और उनको हरिजन यानी खुदा के बच्चे कहा करता था। फिर अल्फ्रेड स्कूल में मेरा दाखिला हो गया। स्कूल का एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। महकमा तालीम के इंस्पेक्टर मिस्टर गॉयल्स स्कूल के मुआयना के लिए आए तो उन्होंने लड़कों से 5 अल्फाज लिखने को कहा। उसमें से एक लफ्ज़ केटल KETTLE यानी केतली के हजे मुझे सही याद ना थे, इसलिए मैंने गलत लिखा। उस्ताद की नज़र पड़ी। उन्होंने इशारा किया कि बराबर मैं बैठे हुए लड़के की कॉपी से नकल कर लूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मास्टर साहब खुद ही मुझे सामने की लड़के की कॉपी देखकर हजे दुरुस्त करने का इशारा कर रहे हैं। मैं तो ये समझा था कि मास्टर इसलिए मुकर्रर हो जाते हैं कि कोई लड़का दूसरे से नकल ना कर सके। सब लड़कों से 5वें लफ्ज़ लहजे सही निकले। एक ही मैं ही था जिसने एक लफ्ज़ गलत लिखा था। मेरे बेवकूफ़ी का ज़िक्र के बाद मास्टर साहब ने किया, लेकिन मास्टर साहब की बातों का मुझ पर कोई असर ना हुआ। अगरचे इस मास्टर साहब की और भी कमज़ोरियाँ बाद में मालूम हुई, फिर भी मैं पहले की तरह उनका अदब करता रहा। मैं इतना जानता था कि बड़े बूढ़ों का हुक्म बजा लाना चाहिए, जो वो कहें करना चाहिए, वो जो करें उसको परखने का इख्तियार हमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि वालिद ने मुझे सिखाया था कि अपने उस्ताद का एहतराम करना और उनकी गलती ना पकड़ना। उस वक्त 2 औक़ात और हुए जो मुझे अच्छी तरह याद हैं। मुझे कोर्स की किताबों के अलावा कुछ भी पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन वालिद साहब की ख़रीदी हुई किताब सरवन पत्री भक्ति नाटक मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी। सरवन की तस्वीर भी देखती जिसमें वो अपने माँ बाप को बहंगी में बिठाकर यात्रा के लिए जा रहा था। उस किताब की तस्वीर ने मेरे जहन में गहरा असर डाला और इस तरह सरवन जैसा
बनने का ख्याल दिल में पैदा हुआ। उसी दौरान ड्रामा हरिश्चंद्र देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। दिन रात मैं अपने से सवाल करता कि आखिर हम हरिश्चंद्र जैसे सच्चाई पसंद इंसान क्यों नहीं बन सकते, जिसने अपनी हर चीज़ हत्ता कि अपनी बीवी बच्चों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए कुर्बान कर दी। दिल कहता सच्चाई का रास्ता अपनाओ, चाहे हरिश्चंद्र की तरह मुश्किलों से क्यों ना गुजरना पड़े। इस कहानी पर मुझे पूरा यकीन था और मैं अक्सर उसे पढ़कर रो पड़ता था। जब मैं छठी जमात में आया तो संस्कृत मुझे जियोमेट्री से ज़्यादा मुश्किल मालूम होती। जियोमेट्री में रटने की कोई बात न थी, लेकिन संस्कृत में ज़्यादा काम रटने का था। मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। संस्कृत के उस्ताद भी बड़े सख्त थे। वो संस्कृत को पढ़ने में बहुत ज़ोर देते थे। दूसरी तरफ फ़ारसी के उस्ताद थे, बिल्कुल मुख्तलिफ, नरम तबीयत, मेहरबान और पसंदीदा शख्सियत के मालिक। लड़के उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। लड़कों का ख्याल था कि फ़ारसी बहुत आसान मज़मून है। मैंने फ़ारसी नहीं पढ़ी, अलबत्ता एक दिन फ़ारसी के क्लास में ज़रूर चला गया। संस्कृत के उस्ताद को इस बात पर सदमा हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम हिंदू हो, एक विष्णु बाप के बेटे हो, हिंदू मत की सभी किताबें इसी ज़ुबान में हैं, क्या तुम अपने मज़हब की ज़ुबान हासिल करना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, अगर तुम्हें संस्कृत मुश्किल मालूम हो तो तुम मेरे पास आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम संस्कृत सीखो। जब तुम बड़े होगे तो संस्कृत की दिलचस्प किताबें पढ़ोगे। तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। तुम दोबारा संस्कृत के क्लास में आ जाओ। मैं उस्ताद की शफ़क़त देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर से संस्कृत के क्लास में जाना शुरू कर दिया। ये वाक़या 7वीं जमात का है। उस वक्त दो रब जी एडल जी जमी हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे। वो सख्त डिसिप्लिन रखने के थे, फिर भी तलबा में हर दिल अजीज़ थे। वो बाकायदा काम करते थे, काम लेते थे और पढ़ाते थे भी अच्छा थे। उन्होंने ऊंची जमात के तलबा के लिए वर्जस और क्रिकेट लाजमी करार दी। मेरा जी उसमें नहीं लगता था, इसलिए वर्जस, फुटबॉल या क्रिकेट के लिए कभी मैदान में जाता नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि वर्जस की तरफ से मेरे ये गफलत बहुत बड़ी भूल थी। उस वक्त मैं ये ख्याल करता था कि वर्जस का तालीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाद में समझ में आया कि इल्म हासिल करने में वर्जस यानी जिस्मानी तालीम व ज़हन व दिमागी तालीम के बराबर जगह मिलनी चाहिए। मैं एक भूल की सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। ना जाने किस तरह यह गलत ख्याल मुझे हो गया था कि पढ़ाई में खुशखती की ज़रूरत नहीं। ये ख़याल विलायत जाने के तक बना रहा। बाद में तो मैं बहुत पछताया और शर्माया भी। अब मेरे समझ में नहीं आया कि तहरीर का ख़राब होना अधूरा तालीम का निशानी है। इसलिए हर एक जवान मर्द औरत को चाहिए कि मेरी इस मिसाल से सबक ले और जान ले कि खूबसूरत तहरीर तालीम का ज़रूरी हिस्सा है। जब मैं जेल में था उस वक्त मुझे बहुत याद आते थे। मैंने उसको ये ख़त लिखा कि नन्ही चिड़ियों, एक चिड़िया तो खुद अपने परों से उड़ती है, मगर तुम बच्चों अगर बग़ैर उड़ना सीखो तुम्हारी सब मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब मैं तुमको परों के बग़ैर उड़ना सिखाता हूँ। देखो, मेरे पर तो नहीं है, पर भी मैं रोज़ अपने ख़यालों के परों से तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ये बिमला बेटी से, वो हरी से, तुम भी अपने ख़यालों के परों पर मेरे पास उड़ते हुए आ जाओ। मुझे एक ख़त भेजो जिस पर तुम सब अपना नाम अपने हाथ से लिखना। जिसे ना आए वो कर उस बना दे। बापू की दुआएं। जहाँ तक मुझे याद है
याद में यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अपने को कभी काबिल नहीं समझता, कभी नहीं समझा। ज़िंदगी में सिर्फ ये तमन्ना की कि अच्छा बनूं। मुझे अपने किरदार का बहुत ख्याल रहता था। मेरा किरदार ज़रा भी कहीं गिरता तो मुझे रोना आ जाता। मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था कि मेरे हाथों कोई बात ऐसी हो जाए जिससे उस्ताद को शिकायत का मौका मिले। मुझे याद है कि एक बार मार खानी पड़ी थी जिस पर मैं दहाई दे दे कर रोता था। रोने की वजह मार खाने का दुख ना था, लेकिन उस बात का पछतावा था कि मुझे सज़ा का मुस्तहिक समझा गया। अपने तजुर्बों को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ, अगरचे मैं ये नहीं जानता कि मैं उन्हें बखूबी बयान कर सका हूँ या नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैंने उन्हें सच्चाई से ठीक ठीक बयान कर दिया। मेरी ज़िंदगी का अहम मकसद ये रहा है कि हक़ को जैसा कि ख़ुद मेरी आँखों ने देखा है वैसा ही बयान करूं। मेरी पुरखलूस ख्वाहिश है कि उसको पढ़ने वाले हक़ और अहिंसा पर अपना यकीन पुख्ता करें। बच्चों में एक पंखा हूँ, 3 टांग का होता हूँ, आता हूँ मैं सबके काम, देता हूँ सबको आराम। गर्मी दूर भगाता हूँ, ठंडी हवा खिलाता हूँ, मैं बिजली से चलता हूँ, ऑन कर चल पड़ता हूँ। मुझसे राहत गर्मी में, मेरी ज़रूरत गर्मी में, दिन भर चलता रहता हूँ, कहाँ भी मैं थकता हूँ, रात को भी आराम कहाँ, गर्मी मेरे नाम यहाँ। हाँ, सर्दी में सोता हूँ, चैन की नींद भी लेता हूँ, छत से भी मैं लटकता हूँ, टेबल पर भी होता हूँ, वायर को लर्क से अंदर और एसी के भी बाहर, हर जगह पाया जाता हूँ, तेज़ हवा फैलाता हूँ, सबके आता हूँ मैं काम, सब लेते हैं मेरा नाम। बच्चों यूँ पंखा हूँ लेकिन बड़े काम का हूँ, सब मुझ पर ही मरते हैं, बिन मेरे नहीं जीते हैं। हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम अच्छे सच्चे बच्चे हैं, हम अक्ल के गरचे कच्चे हैं पर अपनी धन के पक्के हैं। हम उम्र में गरचा हैं छोटे लेकिन अपने हैं अज़म बड़े, एक दिन परचम लहराएंगे हम चाँद सितारे से आगे। हम इल्म व हुनर के करके हासिल एक दिन बन जाएंगे काबिल, यानी हम इल्म की दुनिया के बन जाएंगे महकामिल। यह मुल्क हमारा है, गुलशन हम बजे इसके गल बूटे, हम फ़िक्र व अमल की खुशबू से इस गुलशन को महकाएंगे। हम अच्छी बातें सीखेंगे, औरों को भी सिखलाएंगे, हम राह से भटकने लोगों को सीधा रास्ता दिखलाएंगे। दरिया के जैसे हम भी सदा बस आगे बढ़ते जाएंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे, हम अपनी मंजिल पाएंगे। हम जहल की तारीकी सारे दुनिया से दूर भगाएंगे, हम इल्म की जोत जगाएंगे, इस इल्म को चमकाएंगे। आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। अक्ला भी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इकबाल। जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। सबको पहुंचा के उनको मंजिल पर, आप रास्ते में रह गया हूँ मैं। इब्तिदा ये थी कि मैं था और दावा इल्म का, इंतहा ये है कि इस दावे पे शर्माया बहुत। हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
مجروح سلطان پوری۔ جب دن سے جلا ہوں میری منزل پر نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، بشیر بدر۔ ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید آسا سا، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ پھولوں کو سرخی دینے میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں۔